शुभ संध्या। जय श्री राधे। नए टॉपिक और विज्ञान के नए चमत्कार के साथ आज की कक्षा। सजीव जब बनना शुरू होता है तो मूलभूत अवयवों में उसके शामिल है CHO। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन ये मुख्य है। उसका पहला घटक जो कार्बन है, बस कार्बन की जादूगरी के साथ रसायन विज्ञान का ये अपना अंतिम सोपान होगा आपकी परीक्षा का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज बहुत सारी शिकायतों का समाधान करने का एक प्रयास ये भी किया है कि बाइलिंगुअल जिनमें होता ये है विज्ञान में कि जब पढ़ाई जाती है तो बाइलिंगुअल ज्यादा होता है। बहुत सारा स्ट्रिक्ट फील होता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, उससे बचने का प्रयास कर रहे थे। तो एक दूसरी तरफ की आवाज बढ़ती चली जा रही थी कि हमें इंग्लिश के टर्म्स भी होने चाहिए। आज पहला प्रयास ये किया गया है कि दोनों के साथ जस्टिफाई हो, और जैसे जैसे आपकी रिक्वायर रहेगी वैसा वैसा इसमें हम बदलाव करते चले जाएंगे जो आपके लिए हितकारी रहे। ये हमारी टॉपिक का आज मूल स्वरूप होगा। कार्बन की प्रकृति में स्थिति पे फोकस करेंगे। कार्बन का ससंयोजक आबंधन होगा और कार्बन का एक विशिष्ट गुण इसकी अपरूपता है। उस अपरूपता को अच्छे से परखते हुए जाएंगे, या ये कहें पहचानते हुए निकल जाएंगे। हीरा भी आएगा, ग्रेफाइट भी आएगा। हमें पता चलेगा कि हम आज बहुत ऊंचे दर्जे का व्यावसायिक अध्ययन भी कर लेंगे और जेब में बारूद लेकर भी चलेंगे। सारे विज्ञान के चमत्कारिक अंश आ जाने हैं। ये कार्बन का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। कार्बन की उपस्थिति को देखें पहले तो सजीवों की अनेक संरचनाएं इसके बेसिस पे होता है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। भूपर्पटी और वायुमंडल में इसकी अत्यंत अल्प उपस्थिति, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें और जो एटमॉस्फेयर है उस दोनों में ही ये थोड़ा भिन्नात्मक अपना स्वरूप रखता है। भूपर्पटी में इसकी 0.02% बताते हैं, वो भी खनिज रूप में, जिसे हम आप देख चुके कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के भाग के रूप में। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति, और इसको ठीक से पहचान लीजिएगा। अनगिनत सेंट्रल की वैकेंसीज हो या स्टेट की, अनगिनत बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। द एटमोस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति है वो 0.03% है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। कई बार ये आपको इसके जो उदाहरण होंगे उसके आधार पर उलझाने का प्रयास करेगा, लेकिन शॉर्टली आप ये याद रखिएगा, 3/100 मतलब 100 का तीसरा अंश जो है वो कार्बन वातावरण में है, उससे एक आपका पर्पटी में हो जाएगा। अर्थ क्रस्ट में 0.02 और वहां हो जाएगा 0.03। 0.03 रटने की बजाय आप इसको इस रूप में याद कर लीजिएगा, 3/100, 100 का तीसरा अंश
जो है कार्बन है। कहने का मतलब 100 रुपए बांटने हैं तो 3 रुपए जो है कार्बन के हिस्से में जा रहे हैं। तो सोच लीजिए 97% हिस्सा अलग जा रहा है, केवल 3% कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये 3% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को भी हिला के रखता है और बाहर वातावरण को भी। CO2 का बढ़ना ही जो वैश्विक जगत में भूचाल की तरह मच चुका है, और जितने भी ये पृथ्वी को बचाने के सम्मेलन हो रहे हैं उसका आधार ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। आयनिक यौगिकों का संयोजन गुण, अब ये कार्बन के संयोजी गुणों को बताएगा। उससे पहले की जानकारी है कि आयनिक गुणों का संयोजी गुण क्या क्या होना चाहिए, इन दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा और उस कंपैरिजन पे फिर ये बताते चलेंगे है क्या वो समझना। आयनिक यौगिक जो होंगे, एक उदाहरण दे देता हूं, बेटे समझ जाएंगे। ये आपका आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड NaCl। आयनिक यौगिक क्यों कहा? ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटकर आयन पार्टिकल्स में बंटते हैं, और उस रूप में, मतलब अगर ये प्रकृति में सोडियम है तो सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन से क्लोराइड बनाएगा, दोनों मिलकर NaCl की संरचना करते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जितना इनका गलन पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इनके हाई होंगे। विलयन गलित अवस्था में विद्युत चालन का गुण रखते हैं। इनका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन इन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन ऑफ इन द मोल्टन स्टेट। विलयन अवस्था में ये विद्युत का चालन करने का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुण रखते हैं आयनिक यौगिकों का। आयनिक यौगिक क्यों पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। आयनिक यौगिकों में बंधन से गुण धर्मों की विवेचना हो जाती है। उसका जो आयनिक बंध है वो एक विशिष्ट संरचना रखता है, उसमें कैपेसिटी बड़ी मजबूत होती है बांधने की। इसके उलट क्या होगा, कार्बन के जो यौगिक होंगे वो विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। कुचालक होने के कारण इनमें आयन उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ये विद्युत का वाहन तो करेंगे नहीं, तो आयनीकरण होगा नहीं, आयनन होगा नहीं, तो इसमें आयन उत्पन्न नहीं होंगे। गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक की तुलना में बहुत कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम होता है। और इस सब का फर्क क्या पड़ा वो समझिएगा। परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। यह पंक्ति मैं आपसे अभी तक छुपाए हुए रख रहा था आयनिक यौगिकों के लिए। जो आयनिक यौगिक वहां हाईलाइट करके आपको बता रहे थे, आयनिक यौगिक में बताने का जो मुख्य कारण था वो यह था कि आयनिक यौगिकों के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है, उनका बंध मजबूत होता है, उनकी बॉन्डिंग बड़ी जबरदस्त होती है, और ये सब कार्बन के साथ नहीं हो पाती है, क्योंकि इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो उनसे कम होते हैं। एक एग्जाम्पल बता रखा है, एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है, और इन सब में इनके गलनांक और क्वथनांक की स्थिति दे रखी है तुलनात्मक रूप से। यदि मेथेन को हम बार बार पढ़ते हैं तो मेथेन हमारे ज्यादा आ सकता है। किसी दिन आपके पेपर को स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कल्पना अगर प्रश्न पत्र निर्माता के दिमाग में आती है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर और ये ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है। गलनांक और क्वथनांक की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है, तो आप में ये तो सीधा शॉर्ट होगा, और इसमें जो है आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही
देख लीजिए कि मेथेन का क्वथनांक इनमें सबसे कम है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का है, ये न्यून में पहला, न्यून में दूसरा, न्यून में तीसरा और न्यून में चौथा। अगर सीधा ये पूछे कि क्वथनांक सर्वाधिक किसका है, तो एसिटिक एसिड का है, और उधर गलनांक सर्वाधिक किसका है, तो वो भी एसिटिक एसिड का होगा। क्रम हम सामने देख रहे हैं। यहां अपने पूर्व ज्ञान की परीक्षा होगी, जो अब तक पढ़ा है। चूंकि कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन से रिलेटेड सारी चीजें आ जानी चाहिए। हम वापस एक बार अपने ब्रेन से रिकॉलिंग पॉइंट पर जाते हैं। ये कार्बन, यहां लिखूंगा 6, यहां 12, ये आप जानते हैं कि ये हो गया परमाणु क्रमांक, और ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। इसके प्रोटॉनों की संख्या भी 6, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6। को किसी प्रकार की शक और शुबहा ही नहीं है कि प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से जो चीज दी जा रही थी उसमें केवल बताना यह था कि ये जो संख्या है आपके परमाणु क्रमांक को निरूपित करती है। यदि किसी प्रश्न में ये नहीं दिया हुआ हो और केवल इसकी संख्या दे रखी हो, तब भी तो विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि यह परमाणु क्रमांक की बात हो रही है। इससे यह कहीं साबित नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक दिखा रहा है। यह केवल और केवल यह डिनोट कर रहा था कि आपको यह पता होना चाहिए कि नाभिक में मौजूद है प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होंगे ये धनावेशित माने गए हैं, और इनके बराबर ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का होगा। दोनों की संख्या समान होगी और परमाणु क्रमांक को इंगित कर रहे हैं। यदि मैं यहां पे यह बोल दूं कि प्रोटॉन इस चीज को दर्शाता है और किसी प्रश्न के भाग में प्रोटॉन नहीं है, तो जो नॉन स्ट्रीम स्टूडेंट है उन्हें यह पता होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इतना अभ्यास से नहीं पढ़ पाए हैं, तो दोनों ही चीजें उनके सामने हो। अगर प्रोटॉन वो क्लिक नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन, हां स्पेसिफाई क्वेश्चन यदि किसी दिन सामने आता है तो वहां आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन डिनोट करता है परमाणु क्रमांक को। तो वो क्वेश्चन आवर में ये सारे समाधानों का एक बैकअप ले रखा है, ऐसी कोई दुविधा आप तक नहीं रहेगी। क्लास रेगुलर रहे तो निश्चित रूप से ये सब वैधानिक जितने भी क्वेरीज होती हैं वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। वापस रिकॉल कर दूं, द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल ऑफ द राजस्थान रिजल्ट प्लेटफॉर्म से आप अपनी एजुकेशन को ग्राउंड से टच कर रहे हैं और अपर लेवल तक ले जा रहे हैं। उस बीच में संशय का कहीं कोई स्थान नहीं है। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमान 12, परमाणु क्रमांक कहां से डिनोट होता वो आ चुका। अब आप इसके उस व्यवस्था को देख लीजिए जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये पहला घर S, ये दूसरे का S और ये दूसरे का P। जब P करेंगे तो यहां पे इसके 3 भाग हो जाएंगे। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा व्यवस्थित हो गया, तीसरा और चौथा। अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहां और एक यहां। इसका विन्यास जब लिखा जाएगा तो 1s2 2s2 2p2, और इसके अंतिम कोश की जब बात होगी तो वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात संयोजकता, ये 4 अंतिम कोश कह दीजिए आप, या अंतिम कक्षक कह दीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है और यह संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बोला जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या
4 हो जाएगी। तो ये कार्बन का प्रारूपिक रूप ले आया आपके सामने। इन सब की जरूरत कहां पड़ेगी वो आगे आ जाएगा। अब वो एनसीईआरटी का वो अंश जो आपके समझने के लिए बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है और आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इन्हें प्राप्त करते हैं। मतलब वापस याद कर लीजिए वो Na सोडियम ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा था और ये आयन बनाया था। क्लोरीन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था और ये क्लोराइड आयन बनाया था। और ये दोनों ही आयनों के संयोग से NaCl का निर्माण हुआ था। बस ये जो भाग है वो इतनी जो बड़ी बातें आप पढ़ेंगे उन सब का निचोड़ वहां पे आ जाएगा। ये समझ, ये पिक्चर आपको ये पूरी कहानी समझा देगी और उसमें कोई अंश नहीं बचता। बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता किससे समझी, उसका जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैस अंतिम कोश 8 अष्टक पूर्ण होना चाहिए। हाइड्रोजन हीलियम नोबल गैस है तो वहां पे वो आ जाएगा इनर्ट गैस या नोबल गैस। आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, देखो सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त किया या उनका ह्रास करके वो वहां पे ह्रास कर दिया अंतिम कोश से। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। इनको खोना या पाना हो तो स्थिति क्या होगी वो बता देता हूं। अब ये कार्बन की स्थिति आई है, हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पहले समझ लेना फिर उस भाषा पे ले जाऊंगा ताकि आपको सीधा समझ में आ जाए। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति देखिए। प्रोटॉन तो है 6 और न्यूट्रॉन है 6। अब 2 स्थितियां इसके पास है। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना, 4। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन जब 4 है तो इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या निकटवर्ती जो अक्रिय गैस है उसकी स्थिति प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। दोनों में से कुछ भी करने हैं। जब त्यागेंगे और ग्रहण करेंगे इन दोनों ही परिस्थितियों में फर्क क्या पड़ेगा वो देखिएगा। अगर मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देता हूं तो इनका प्रोटॉन हो जाएगा 6 और 4 10 का और न्यूट्रॉन की स्थिति रह जाएगी 6। यानी 6 न्यूट्रॉन जो है कमांड करेगा 10 प्रोटॉन को। बड़ी मुश्किल परिस्थिति होगी। और दूसरी स्थिति देखें, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें तो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और जो न्यूट्रॉन होगा वो 6 का 6 रह जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 न्यूट्रॉन कार्यरत है। मतलब कार्बन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 6। अब इस अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। और इन अंतिम कोश के 4 इलेक्ट्रॉनों को या तो हम विस्थापित कर दें तो
दो रह जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, मजबूती आ जाएगी, इनर्ट गैस या नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस का विन्यास आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते समय हमें 6 न्यूट्रॉन का सामना करना है और उस 6 न्यूट्रॉन के सामने से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो वो जो मजबूती है वो वहां पर हमें दिक्कत करेगी। 4 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो न्यूक्लियस जो है, आपका नाभिक जो है, वो इम्बैलेंस की स्थिति दिखाता है और वहां परिस्थितियां और भी बदलती है। तो ये दोनों ही स्थिति में कार्बन के लिए इस तरीके का संयोजन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 निगेटिव ऋणायन बना सकता है। जैसे 4 लेगा C4 निगेटिव हो जाएगा। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल है। बात समझ चुके अपन। ये खोकर C4 पॉजिटिव बना देगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब वापस आपको ये पिक्चर बता देते हैं, जो आप वहां समझ रहे थे वो यहां देख लेंगे तो अपने आप ही वो जो भाषा है वो क्लियर हो जाएगी। और उसमें भी दुविधा है तो एक और काम कर सकते हैं आप। ये आपके कार्बन की स्थिति है, एक दो, एक दो तीन और 4। अब एक दो तीन और 4, एक परिस्थिति तो ये हो जाएगी। इसको अच्छे से समझिए। दो, एक दो तीन और 4, ये इसके दूसरे प्राप्त रूप में एक दो, एक दो तीन चार पाँच 6, 4 थे, 7 और 8, ये 10 हो गए। इसका कॉन्फ़िगरेशन था आपका 2 और 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8। दूसरी जो परिस्थिति होगी वो इस कदर होगी। वो 4, एक दो, एक और 2, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 नेगेटिव, ये C4 नेगेटिव की स्थिति है। 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ये C4 प्लस की स्थिति है। अब आप देखना कि 6, अब इन सब में एक चीज और याद रखनी है कि यहां पे P क्या था, यहां पे P था 6 और N कितना था 6, यहां पे P कितना हो गया 10 और N कितना रह गया 6, यहां पे P कितना था 6, N कितना था 6, यहां पे P कितना हो गया 4 और N कितना रह गया 6। अंतिम कोश, ये प्रोटॉन तो 4 है लेकिन अंतिम कोश में 2 ही रहेंगे, अंतिम कोश में 2, जो ये इससे रिलेट हो जाएगा। अब ये जो चित्र आप देखेंगे तो
इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2 4 से 2 8 बनाया और यहां पर 2 4 से 2 2 की स्थिति लाई और इन दोनों में ही ये दोनों ही परिस्थितियां सूट नहीं कर रही है, इसलिए कार्बन के लिए दोनों ही परिस्थितियों को लागू करना असंभव हो जाता है। और मेरा तो सीधा सुझाव यह है कि जब आप इस अंश को पढ़ रहे हो, इस पिक्चर को समझने में जितना टाइम लगाओ आप लगा लीजिए, ये दोनों बना के और 2 बड़े बड़े क्रॉस लगा के छोड़ दीजिएगा, ताकि जब रिवीजन रिकॉल हो उस समय केवल आपको आइडेंटिकल ये पता चलना चाहिए कि कार्बन इन दोनों ही परिस्थितियों को शूट नहीं करता, कार्बन को ये दोनों परिस्थितियां शूट नहीं करती। फिर कार्बन करता क्या है? स्थायित्व तो चाहिए, और कार्बन प्रकृति का बहुत बड़ा स्थायित्व वाला भाग। आगामी चरण में एक शब्द आएगा सर्वतोमुखी। कार्बन को अभी कुछ देर पहले जो कहा था कि कार्बन का जादू है, वास्तव में वो बताएगा कि कितनी उसकी क्षमता है श्रृंखलन में कि वो टूटता ही नहीं है, कितना वो संयोजी बंध बना लेता है, उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। आखिर ये सब आया कहां से? उसका स्टार्ट होगा यहां। और बड़ा लंबा चौड़ा उदाहरण ही, एक घरेलू उदाहरण दूंगा जिससे ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। एक बार आप उसको देख लीजिए कि प्रारंभन कहां से हुआ। ये हाइड्रोजन है, ये इसका नाभिक, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये बता दी। अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो उसे हीलियम का विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि 2 हाइड्रोजन मिलकर अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बांट लेते हैं। ये एक शब्द यूज करूंगा, पार्टनरशिप, साझित, संयोजन, ये सब यहां काम आएगा। हुआ क्या, 2 टीमें खेलने के लिए उतरी, 10-10 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी कम पड़ रहा था। उसी वक्त आपका जाना वहां हुआ तो आपको इस शर्त पे चुन लिया गया कि आप दोनों टीमों से खेलेंगे। एक कॉमन प्लेयर की कल्पना हम ग्राउंड में बचपन से करते आते हैं। जब टीम ए खेल रही होगी तो 11 खिलाड़ी पूरे होंगे क्योंकि एक वहां खेल रहा है। टीम बी जब बैटिंग कर रही होगी तब भी 11 खिलाड़ी होंगे क्योंकि वो एक वहां पर है। अब ये एक न तो इनका है न इनका है, यानी लेन देन परमानेंटली किसी का नहीं हो रहा है, लेकिन टीम आपकी पूरी हो रही है। यहां ना तो इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है, ना इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है। तब फिर क्या किया है दोनों ने साझा किया है, पार्टनरशिप की है, इलेक्ट्रॉन को साझित कर लिया है। मतलब कि जब अब मैं केवल इस वृत्त को काउंट करता हूं तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब मैं अगर इस वृत्त को काउंट करूं तब भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी हाइड्रोजन का इसकी स्थिति पढ़ता हूं तब भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की इसकी स्थिति पढ़ता हूं तब भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के बीच जो बंधन है वो सहसंयोजी कहा गया। कोवैलेंट बॉन्ड की थ्योरी यहां से स्टार्ट हो गई। दोनों साथ में आए, दोनों ने संयोजन किया, इसलिए इसको शब्द मिला सहसंयोजी बंध। इसको कहेंगे सहसंयोजन, इस प्रकार के संयोजन को। और इसमें जो बंध बन रहा है सहसंयोजी बंध।
और वो एकल, द्वि और त्रि आबंध बनेंगे। यहां एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए ये एकल बंध है। एक ऐसा ही एग्जांपल उस क्लोरीन का हो जाएगा। तो क्लोरीन का डायरेक्टली में उस अंतिम अंश पे चले जाते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यानी अंतिम कोष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। किसके? क्लोरीन के। तो एक की नीड हो रही है, तो दोनों, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के एक परमाणु का साझा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों के बीच एकल बंध होगा। यहां जैसे H2 बना था वैसे ही यहां Cl2 बन जाएगा और ये अपने स्थायित्व को, इसका अष्टक पूरा हुआ स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। और जो निर्माण हम, जो संरचना यहां पर बना रहे हैं, उसको बिंदु इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम ये दोनों में साझा जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। 1s2 2s2 2p4। इसको थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा क्योंकि ये एकल और युग्म की यहां पे बात आएगी। ये 1s की स्थिति है, ये 2s की है और ये है आपका 2p का। 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 यहां, 1 2 3 और ये 4। ये बताना क्यों जरूरी था वो समझना। ये इलेक्ट्रॉन युग्म में है। ये अपन जो मेन पढ़ेंगे साझ, बाहर का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, वो ये है। तो वो उसकी स्थिति क्या है? 2 2 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 तो है युग्म में, डबल युग्म है, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल है। सीधे तौर पे यदि मैं वहां पे लिखता तो आप इसमें उलझ जाते कि ये चीजें हैं क्या। तो अब मैं वो स्ट्रक्चर बता रहा हूं ऑक्सीजन का। ये आपका ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ा दिया मैंने। अब मैं चाहूं तो साझा इसके साथ शो करें, आपको सीधे स्वरूप में ही बताया जाए। ये 2 ये 2 ये 1 और ये 1। अब दूसरा ऑक्सीजन अगर मैं यहां बनाता हूं, ये 2 4 ये 5 और ये 6। अब देखना इसमें क्या परिस्थितियां बनी। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ जाए तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की क्षमता पूर्ण हो जाती है और वो एक इनर्ट गैस का जो है, अभी इसकी स्थिति क्या आ रही है? 2 और 6, वहां 2 और 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त होता है उसे, और वह एक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो साझा कितनों के बीच होना चाहिए? 2 के बीच। अब अगर मैं इसको यहां नहीं प्रदर्शित करके 2 को यहां लिख दूं, यह आपको अच्छे से समझा दिया था कि यहां क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि वो 2 युग्म में होते हैं और एक एक जो है वो सिंगल होता है। अब अपन इसको इस तरीके से शो कर दें। 4 2 6 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये की ये स्थिति दोनों की होगी।
लेकिन नवीनता क्या हुई है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से हटकर कुछ हुआ है, वो पहचानना जरूरी है। तो हटकर यह हुआ है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच साझा 2 इलेक्ट्रॉनों का हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होने के कारण यहां पे द्विआबंध आएगा। द्विआबंध, या इसको इंग्लिश में लिख देंगे डबल बॉन्ड। किसके बीच? ऑक्सीजन अणु के बीच, ऑक्सीजन परमाणु के बीच, और जिससे ये दोनों अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। ये सहसंयोजन का एक और उदाहरण हो गया। सहसंयोजन जब स्टार्ट किया, हाइड्रोजन को देखा, क्लोरीन को देखा, फिर हमारे पास ऑक्सीजन आया। अब एक स्थिति और आई नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन के बाद एक परिस्थिति आएगी, वो आएगी आपकी अमोनिया की। नाइट्रोजन की क्या स्थिति है? 1s2 2s2 2p3, यानी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 तो यहां पे और एक यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन की यह स्थिति है, 1 2 और 3 तो अब यहां खुला इलेक्ट्रॉन है जो युग्म में नहीं है, और 2 यहां पर युग्म में है। सामने एक और नाइट्रोजन आ जाता है। अब ये दोनों आपस में जब साझा करेंगे तो इनकी स्थिति ये हो जाएगी। इस व्रत को लूंगा तो 6 और 2 8, इस व्रत को लूंगा तब भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड से स्टार्ट कीजिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 5। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 5। अब चाहिए कितना? 3। आपस में ही ले लेते हैं। 3 इसने दिया, उसका पूरा हो गया, उसने दिया, इसका पूरा हो गया। न इसने परमानेंट उसको दिया, न उसने परमानेंट इसको दिया। दोनों के मालिक वही रहेंगे। कुछ देर के लिए साझा हुआ है, इससे दोनों का स्थायित्व बना रहा। फिर भी इसके पास क्रिया करने के लिए एक अक्रिय युग्म, मतलब साझा करने के बाद भी एक अक्रिय युग्म बचा हुआ रहेगा। तो अब इसकी स्थिति इसकी क्या बनी वो देखिएगा। 1 2 3, ये N2, इसको कहते हैं त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड, ये हो जाएगा त्रिआबंध या फिर ट्रिपल बंध। इससे आपकी नाइट्रोजन संरचना क्लियर हो जाती है। अब केमिस्ट्री जब हायर विज्ञान की, यहां अपन प्रथम प्रश्न पत्र को क्लियर कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड लेवल से, तो अपनी सीमाएं निर्धारित है। जब ये ओपन साइंस क्लास रहेगी तो इसका और भी वजूद होगा कि ये जो बच रहा है इसका अपना खुद का अलग रोल होता है, और ये रसायन विज्ञान में महती भूमिका निभाता है। लेकिन अभी केवल आपको ये त्रिआबंध देखना है। त्रिआबंध कैसे बना वो देखना है, इसमें शुद्ध बंध कौन सा बना वो याद रखना है। अब आइए आप NH3 पे। NH3 की परिस्थिति क्यों बनी वो देखिएगा। हाइड्रोजन जो है भाई, देखिए ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, और ये एक हाइड्रोजन है। ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके घूम रहे हैं, और इन सबको जरूरत है। आप कह सकते हैं ये वो घुमंतु युवा या निठल्ले युवा हैं जिन्हें बस एक
क्लिक की जरूरत है और इतना गजब का स्थायित्व इनका हो जाएगा कि फिर ये दोबारा आपको कभी भी बदमाशियां करते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन वो क्लिक मिले कहां से? तो ऐसे समय में नाइट्रोजन अपने आप में एक बड़ा बड़ा डोनेटर हो गया। इसके पास 3 है और गर्जिला ये भी है। ऐसा नहीं कि वो किसी पे ये एहसान थोप रहा है, क्योंकि इसको खुद को जरूरत है। इसके पास 5 है, अगर ये 3 ले लें तो इसका स्थायित्व हो जाएगा। वो तीनों घूम इसीलिए रहे हैं भैया कोई एक दे दो, तो हम यहां पे पूरा कर लेते हैं, हमारा घर भी बच जाएगा, तुम्हारा घर भी बच जाएगा। आइए आप, अब इस नाइट्रोजन ने क्या करा, इसकी परिस्थिति, ये अक्रिय तो यू के यू बने रहे, एक हाइड्रोजन को इनवाइट, एक हाइड्रोजन को इनवाइट और एक हाइड्रोजन को इनवाइट। इन तीनों को इनविटेशन मिला है। एक तो इसका खुद का था और एक नाइट्रोजन का, या इसके बाहर बनाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक इनका खुद का और एक ये वाला। एक, दो और ये 3। एक, दो और 3, और यहां पे इनका भाग था 1, 2 और 3। अब आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन वाले वृत्त में 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हैं। और ये जो आपके बाहर के हाइड्रोजन थे इनका भी 2, 2 हो चुका है। तो इस प्रकार से ये एक अमोनिया का निर्माण हो जाता है और सहसंयोजी आबंध के द्वारा इसकी संरचना हो जाती है। ये रसायन विज्ञान में एक बड़ा नाम है, मेथेन। बड़ा नाम इसलिए कहा है कि पहले तो हम अपन जो पढ़ रहे हैं इस स्ट्रक्चर से समझ लें। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और मैंने कहा कि हाइड्रोजन तो वैसे ही अपने पॉकेट में लिए घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स को कि कोई हमें बुलाए और बोले कि साझा कर लो। ये 2, ये 3 और ये 4 हाइड्रोजन का कल्याण हो गया और इन 4 हाइड्रोजन के कल्याण से हमारे इस कार्बन का भी उद्धार हो गया। तो एक संरचना बन गई। इसको मेथेन कहा गया। इसको याद रखिएगा, ये अगली वीडियो में एक बड़ी जान लेकर आएगा। मेथेन नाम क्यों आया, मैथ के साथ एन क्यों जुड़ा, एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। महाराणा प्रताप के बचपन के नाम के आधार पर ये तीनों एक्सप्लेन हो जाएंगे और इस कदर एक्सप्लेन होंगे कि फिर से आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन न तो रटनी है न दोबारा देखनी है। बस 4 बार उसको दिन में 4 बार देखते देखते सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मेथेन कार्बन का सर्वाधिक सरल यौगिक है। यह भी एक प्रश्न की भाषा है। ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बायोगैस के रूप में इंट्रोड्यूस होती है, जैव ईंधन के रूप में इसको माना जाता है।
संपीड़ित गैस का घटक है। संपीड़ित गैस जानते होंगे आप, CNG। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका एक मुख्य अवयव या घटक है। तो इसकी पहचान ये बड़ी वाली। यहां अब तक जो पढ़ा है उन सब से रिलेट करती हुए भाषा, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध या बंध सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से, एक युग्म की साझेदारी से जो बनेगा वह सहसंयोजी बंध होगा। सहसंयोजी आबंध अणुओं में भीतर प्रबल आबंध, लेकिन इनका अंतराणुविक बल जो है दुर्बल होता है, जिससे इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। ये प्रश्न के लिए समझना, क्योंकि ये जब आएंगे थोड़ा सा उलझाएंगे। सहसंयोजी आबंधी अणुओं में भीतर प्रबल आबंध होता है। सहसंयोजी बंध जो होंगे वो अंदर बड़ी मजबूती से के साथ जुड़े हुए होंगे। उनका जो इनर फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, वो बड़ा मजबूत होगा। लेकिन इनका जो अंतराणुक है, अंतराणु को समझना, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एक होता है इंट्रा, अंतः, और ये था इंटर, इसको बोला अंतर। दोनों में अंतर बड़ा आसान है। इंट्रा दो समान के बीच, इंटर दो असमान के बीच। तो यहां इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होगा, जो अंतराणुक है यानी दो भिन्न के बीच, वो बल दुर्बल होता है। अंदर बड़ा प्रबल है, लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर जो है, इंटरमोलिक्यूलर, वो थोड़ा वीक हो जाता है, जिससे इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। अब बताना क्यों चाह रहा था या दो बार क्यों पढ़ा है, उसका मतलब समझिए कि सहसंयोजी आबंध के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है, अंतराणुक बल जो है वो दुर्बल होता है। अब इसको थोड़ा और स्पेसिफाई क्वेश्चन बनाना है, तो फिर ये कहेंगे कि इनके भीतर प्रबल आबंध रहता है, और बस हम क्वेश्चन जो फेस कर रहे होते हैं, वहां जब दोनों चीजें एक साथ आ जाती है तो थोड़ा सा हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। कि अगर हमें उस प्रश्न के उत्तर 4 ऑप्शन में यह भी दे रखा है कि इनके अंदर प्रबल आबंध बंधा हुआ है, और वही प्रश्न दूसरे ऑप्शन नंबर 2 में यह लिख रहा है कि उनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है, तो हम थोड़ा सा खो जाते हैं कि परिस्थितियां क्या है। जबकि यह हो सकता है, क्योंकि आबंध बना हुआ है, आबंध मजबूती से बना हुआ है, लेकिन उनके खुद के अणुओं के बीच बॉन्ड दुर्बल होगा। तो उस दुर्बलता के कारण ही उनके क्वथनांक और गलनांक कम हो जाते हैं। अरे भैया सिंपल सी बात है, यदि कमजोर रहोगे तो जल्दी गला दिए जाओगे, और यदि कमजोर रहोगे तो जल्दी उफान दिए जाओगे। दोनों ही बातें होंगी। अगर मजबूती रही तो न तो कोई आपको गला सकता है और न कोई आपको उफान सकता है। लेकिन कमजोरी है अगर आपके, और कमजोरी किसमें? खुद में नहीं होती, कमजोरी होती है दो के बीच अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग में अगर कमजोरी है तो वो निश्चित रूप से क्वथनांक और गलनांक, अब जो मैं भाषा बोल रहा हूं वो आपके समझ में आ रही होगी। ज्यादा दूर क्यों जाना, हम घर में ही समझ लेते हैं। बाहर से बड़ा मजबूत परिवार है, लेकिन अंदर बिखराव है। अगर अंदर बिखराव का मतलब है कि दो भाइयों में या दो रिश्तेदारों में अंतराणुक बल जो है वो काम नहीं कर रहा है, उतनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो जब उतनी मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आपका क्वथनांक और गलनांक कम हो जाएगा। बाहर वाले के लिए आसान कर दोगे कि आपको कितना जल्दी गलाया जा सकता है और आपको कितना जल्दी उत्प्रेरित करके आपको क्वथनित किया जा सकता है। बस ये थी इसकी लॉजिक।
परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अब वहां जो आयनिक यौगिक थे वो सुचालक हुआ करते थे और सहसंयोजी यौगिक कुचालक होते हैं। अब कुचालक क्यों होते हैं, ये आ गया कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे संयोजित जो यौगिक है विद्युत के कुचालक होते हैं। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण आयनिक आयनन होगा उनका, वहां पे बनेंगे। और सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि वहां आवेशित आयन उपस्थित नहीं होते हैं और वो मुक्त रूप से संचालित नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें संशोधन होगा। यहां पर फिर तक कार्बन का अपर रूप, ये कार्बन के आज के अंश का तीसरा भाग है। जो कार्बन का अपना वजूद रखता है। कार्बन कुछ विशेष स्वरूपों में भी पाया जाता है, वह उसके अपर रूप कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा यदि मानी जाए तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। और इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन प्रकृति में विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है और कार्बन के विभिन्न अपर रूप जो होंगे उसमें क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, जबकि जो दूसरा भाग है इसका वो अक्रिस्टलीय अपर रूप होगा। और ये अक्रिस्टलीय अपर रूप जो है उसमें कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल और काजल होंगे। अब इन दो भागों में बंटने के बाद ये तीनों हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन हमारे उस अंश में आते हैं जहां हमें ये पढ़ना है डायमंड, ग्रेफाइट, और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इस मैंने आपको यही बताया था कि कार्बन के ये तीनों वो अद्भुत अपर रूप प्रकृति है जो विशिष्ट रूप में इसे स्थापित करती है। कार्बन को जब हम देखते हैं तो ये एक कठोर
स्वरूप में प्राप्त हुआ है। शीशे की कटाई कोई नहीं कर सकता, इसकी क्षमता ही नहीं हो सकती किसी की, लेकिन हीरे का यह स्वरूप है। इसकी मजबूती या इनके अणुओं के बीच स्पेस नहीं होना इसको इतना स्ट्रांग बनाता है कि यह प्रकृति में एक कठोर धातु के रूप में परिचित है। जस्ट इसके उलट जब ग्रेफाइट की बात आती है तो ग्रेफाइट के दो मुख्य गुण हैं जो आपके सीधे सीधे सवाल होते हैं। एक तो ये मृदु होता है, दूसरा परतदार इसकी स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं वो षटकोणीय स्थिति में होगा और ये परतदार संरचना है। अब इसके जो मुख्य गुण बताए जाते हैं उसमें ये पहला यही है। और फिर तीसरा जो एक खास गुण दोनों में विभेद करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया गया वो ये था विद्युत का कुचालक और ये था विद्युत का सुचालक। और इसीलिए मैंने कहा था कि बारूद हम अपने पॉकेट में लेके चलते थे। बचपन से ही हम पेंसिल को इस्तेमाल करते हैं और वो पेंसिल हमें पता भी नहीं कि विद्युत की सुचालक का सुचालक भाग होता है। और सोचिए कि हम कितनी बड़ी दिलेरी के साथ पढ़ते आए हैं। मतलब हमने जैसे ही शिक्षा जगत में कदम रखा तो हमारा पाला छोटी मोटी चीजों से नहीं पड़ा, सीधे विस्फोटक चीजों से ही पड़ा था। ग्रेफाइट हमारी जेब में रहता था। तीसरा ये कार्बन 60 का स्वरूप है, कार्बन 60 का प्रतिरूप के रूप में इसको पूछा जाता है। बंकमिंस्टर फुलरीन के द्वारा ये दिया गया था और 60 कार्बन का ये समूह 35 से 60 कार्बन अंश इसमें होते हैं। फिर आपकी स्क्रीन पे आया है ग्रेफाइट और हीरे के बीच अंतर। तो ये काला तथा अपारदर्शी होता है। मैंने पेंसिल आपको इसीलिए याद कराई थी कि जब भी इसका अपन पढ़ेंगे अंतर तो एक तरफ पेंसिल होगा और एक तरफ हीरा होगा तो हम आसानी से समझ सकेंगे। काला होता ही है और अपारदर्शी होता ही है। संरचना में कार्बन के परमाणु षटकोणीय परतों के रूप में व्यवस्थित रहेंगे। तो आप षटकोणीय स्थिति इसकी इस तरीके से ये रहेगा। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक है। ये लाइन आपके सबसे काम की। ये ताप और विद्युत के सुचालक हैं। इसमें कार्बन के परमाणु sp2 संकृत होते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 को बहुत डीपली पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं क्योंकि ये एक लाइन से ज्यादा आपको कंटेन करेगा नहीं इस एग्जाम के लिए। हीरा, हां ये याद रखिएगा कि ये हल्का होता है। तो जब हीरे से हम पेंसिल को कंपैरिजन करेंगे तो हमें यह भी बताने की जरूरत नहीं कि ग्रेफाइट जो है वो हल्का होगा। इसका विशिष्ट घनत्व ये आपके काम का है। आपके प्रश्न को विशिष्टता दे सकता है। इसका घनत्व 2.25 होता है और हीरे की अपेक्षा ये अधिक क्रियाशील होता है। तो जब हीरा क्रियाशीलता दिखाता ही नहीं है तो स्वाभाविक है कि क्रियाशील दोनों में से कौन अधिक होगा, तो ग्रेफाइट होगा। हीरे की तरफ चले जाएं, ये अत्यधिक चमकीला होता है। ये इसका मुख्य गुण है। हीरे की चमक ही इसका सर्वोत्तम गुण है। इसकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलक के बीच में एक कार्बन के परमाणु तथा 4 शीर्षों पर 4 परमाणु रहते हैं। यह ताप और विद्युत का कुचालक है। इसमें कार्बन के परमाणु sp3, ये याद रखिएगा 2 और ये 3। यह काफी भारी होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 3.5 है। यह ग्रेफाइट से अपेक्षा कम क्रियाशील है। स्वाभाविक है कम क्रियाशील ही रहेगा ये। ये दोबारा एक स्ट्रक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं समचतुष्फलकीय।
और षटकोणीय स्थिति परतदार संरचना है, और ये बंकमिस्टर फुलरीन है। हालांकि आपके काम का नहीं है, लेकिन इसके जादू देखना, जब ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो थोड़ा उलझते हैं बनाने में। बड़ा आसान स्ट्रक्चर है इसका, वो ये है, ये आप एक पंचभुज बना लीजिए और इसके उलट एक इसको तोड़ता हुआ, एक इसको तोड़ता हुआ, एक इसको, इन सब में एक षटकोणीय स्थिति डाल दीजिए इसके घेरे में और उनको आपस में मिला दीजिए। ये बंकमिस्टर फुलरीन आराम से बन जाएगा। और एक ये थी आपके लिए स्लाइड जिसमें फुलरीन के बारे में थोड़ा सा स्वरूप था कि कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। इस C16 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और अमेरिकी ये आर्किटेक्ट थे बंकमिस्टर फुलर, उनके द्वारा डिजाइन करने के कारण ही इसको फुलरीन नाम दिया गया था। ये कार्बन 60 का प्रतिरूप है। तो निश्चित रूप से इन सब में आज कार्बन का प्रारंभन, कार्बन की प्रारंभिक संरचना, कार्बन का जो सहसंयोजक आबंध बनाने के गुण हैं वो, और कार्बन का अपर रूप, ये तीन हम पढ़ चुके हैं। अब कार्बन का जो एक विशिष्ट गुण है जो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन है, वो निश्चित रूप से हमें वापस एक बार कल की क्लास में पूरा दिख जाएगा। तो वेट एंड वॉच कि महाराणा प्रताप के बचपन के नाम से ही एल्कीन, एल्केन और एल्काइन कैसे जस्टिफाई हो जाएगा, उसके लिए हम कल मिलेंगे। एक बार फिर जय श्री राधे, बेस्ट ऑफ लक। द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे महाराणा प्रताप के बचपन के नाम से एल्केन, एल्किन और एल्काइन को जस्टिफाई करने के लिए ठीक 6 बजे की क्लास में मिलते हैं। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत।